Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का जो टेक्स्ट बुक सीरीज हमने लॉन्च किया है उसका लेसन नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इसका मतलब होता है कि कोशिका विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, ऐसा इसको हिंदी में कहते हैं। सो आर लेक्चर्स खासियत हमारी ये है हमारे चैनल की कि हम ईच एंड एवरी जो एक टॉपिक है, कंटेंट है, आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताते हैं तो आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाती है। सो अगर आपको इससे पहले के लेक्चर्स देखने हैं from lesson number 1 to lesson number 7, so I have already taught and uploaded all the lectures. नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा एंड टॉपिक वाइज आपको लेसन वाइज भी लिंक मिल जाएगा। देन ऑल्सो ऊपर आई बटन दिख रहा है आपको, आई बटन पे भी आपको वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड बच्चों अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स थ्रू आप पूछ सकते हो। सो हम जल्दी ही आगे के भी लेसन्स कवर अप करेंगे, उसके बाद हम एग्जामिनेशन यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है सो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे उसका एक मैराथन बैच ले लेंगे, ठीक है। सो चलिए, अभी तक अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे फैमिली में ऐड हो जाइएगा इंग्लिश मास्टर के। देन सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, जैसे कि नया लेक्चर अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन आता है। लाइक जरूर करना है और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, आप सोशल मीडिया साइट पे शेयर कर सकते हो। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये जो लेसन है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, एक ही लेक्चर में हम ये पूरा लेसन लर्न करेंगे। थोड़ा लेंदी होगा, आई नो दैट, बट कैसा है आप जब एक फ्लो में पढ़ते हो तो आपको उसका जो एक कंटेंट है वो पूरा याद हो जाता है और समझ में आता है, क्योंकि हर एक जो इसका मेन पॉइंट है, हर एक यानी कि सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी से फिर स्टेम सेल्स इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, स्टेम सेल से फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से फिर इसके इंपॉर्टेंस, यूजेस क्या है, स्टेजेस क्या है। सो ये एक साथ जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है पूरा लेसन चैप्टर आसानी से। सो सेल तो हमें पता है कि सेल का मतलब क्या है बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा ना, व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा है। सो आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान इसे कहते हैं। दूसरा वाला पार्ट इसका जो है दैट इज टॉपिक जो है स्टेम सेल्स यानी कि इसको कहते हैं मूल कोशिका, स्टेम सेल्स यानी मूल कोशिका या फिर मातृ कोशिका कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विकास के महत्वपूर्ण जो स्टेजेस है वो हम लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू रिकॉल, थोड़ा आपको याद करने के लिए बोला है। व्हाट इज सेल, कोशिका यानी क्या, व्हाट इज टिश्यू, सेल से क्या होता है, टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होता है, राइट, ये हमने तो पढ़ा है। सो व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज टिश्यू, ये आपको याद करना है, और टिश्यू के फंक्शंस कौन से हैं। उसके बाद विच टेक्निक इन रिलेशन टू टिश्यूज हैव यू स्टडीड इन अर्लियर क्लास, इससे पहले के लेक्चर अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले वो लर्न कीजिएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर आप पढ़ने के लिए शुरुआत कीजिएगा, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड विच आर द वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। We have studied the plant production by technique of tissue culture in the last class. 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा है प्लांट प्रोडक्शन और उसका टिश्यू कल्चर क्या है। स्टेम सेल्स आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस, यानी कि मूल कोशिकाएं वहां पर यूज होती है। वेदर सच स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, जैसे वनस्पतियों में स्टेम सेल्स अवेलेबल होते हैं उस तरह से क्या प्राणियों में अवेलेबल होते हैं क्या, तो इस लेसन थ्रू हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या करना है, एक होमवर्क है, असाइन नेम्स इन द फिगर गिवन बिलो, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस, दोज आर केप्ट ब्लैंक, यानी कि यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपका रहेगा होमवर्क। सो चलिएगा, पहला हमारा जो टॉपिक है दिस इज अबाउट साइटोलॉजी या फिर इसको हम कहते हैं कि सेल बायोलॉजी। ओके, अर्लियर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर टाइप्स एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, इससे पहले हमने पढ़ा कि सेल यानी कोशिका का स्ट्रक्चर यानी रचना क्या है, उसके प्रकार क्या है, और ऑर्गेनेल्स उसके अंग क्या है। दिस इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। बिसाइड्स अबव मेंशन पॉइंट्स, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल। सो बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए वनस्पति की मूल कोशिकाओं का तो उपयोग किया जाता है, और क्या
प्राणियों में ये कोशिका अवेलेबल है, इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया। अभी साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेल बायोलॉजी या फिर सेल साइटोलॉजी में सेल का जो स्ट्रक्चर है, टाइप्स है, ऑर्गेनेल्स, इसके अलावा भी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे कि हमें कोशिका का जो डिवीजन है और जो कोशिका का जो स्टडी है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वो अभी हम इस लेसन में लर्न करने वाले हैं। देयर आर रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सेल बायोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सेल बायोलॉजी के कारण, कोशिका विज्ञान के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में रेवोल्यूशनरी चेंजेस यानी क्रांतिकारी बदलाव हो चुके हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स स्पेशली डेडिकेटेड फॉर रिसर्च ऑन सेल्स आर एस्टैब्लिश्ड एट पुणे एंड बेंगलुरु इन इंडिया। भारत में ऐसी दो जगहें हैं, एक तो पुणे सिटी है और एक बेंगलुरु सिटी है, जहां पर ये सेल बायोलॉजी यानी कि जो ये इंस्टीट्यूट है कि जो कोशिका विज्ञान पे काम करता है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए उसका वेबसाइट है जो पुणे की है, और यहाँ पर बेंगलुरु की जो सेंटर है उनका यहाँ पर वेबसाइट दिया है। तो पुणे में जो सेंटर है उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस, राष्ट्रीय कोशिका संशोधन संस्थान इसे कहते हैं। और इंस्टेम नामक जो संस्था है वो है बेंगलुरु में। सो दीज आर इन्वॉल्व इन वैल्यूएबल रिसर्च। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च यानी संशोधन किए जाते हैं। Visit both the website mentioned above and with the help of your teacher try to understand the research undergoing in those institutes। आपको क्या करना है कि ये जो दो संस्थाएं, इनके यहाँ पर वेबसाइट तो आपको दिए हैं, वेबसाइट पे जाकर आप उनको विजिट कीजिएगा और वहां पर रिसर्च किस तरीके से कैसे होती है वो डिटेल्स आप फाइंड आउट कीजिएगा अपने शिक्षकों की, जो आपके साइंस के टीचर हैं उनकी हेल्प से। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों स्टेम सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेम सेल्स यानी कि मूल कोशिका या फिर मातृ कोशिका इसे हिंदी में कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका आंसर अभी हम ढूंढ लेंगे। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्टेम सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में आपको स्टेम सेल्स मिलती है। These cells give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organism। यानी कि यह जो कोशिकाएं हैं, ये जो स्टेम सेल्स हैं, बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में अन्य सभी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनको वो जन्म देती है, उनको वो राइज करती है। सिमिलरली इसी तरह से दिस सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाउंड हीलिंग। वाउंड का मतलब है जख्म, हीलिंग यानी भरना। जख्म भरने का काम, ठीक करने का काम किससे होता है? इन्हीं कोशिकाओं की मदद से होता है। वी हैड स्टडीड द स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लास। 9वीं कक्षा में हमने प्लांट्स के स्टेम सेल्स के बारे में तो पढ़ा है। नाउ वी शैल स्टडी द स्टेम सेल्स इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बीइंग। मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो स्टेम सेल्स अवेलेबल रहते हैं, तो उसका पढ़ाई अब हम इस लेसन थ्रू करेंगे। New organism is formed from the zygote that is formed by union of male and female gamete। ये तो हमने सीखा है इससे पहले के लेक्चर में कि जो स्त्री युग्मक रहता है और जो पुयुग्मक यानी कि मेल और फीमेल में जो जेमेट्स रहते हैं, इनसे जो युग्मज यानी कि जो जाइगोट बनता है, जो बेबी तैयार होने वाला है, जिससे आगे जाकर एक नया ऑर्गेनिज्म, नया सजीव बनता है। एट द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो ये जो जाइगोट होता है इसकी जो अर्लियर स्टेज रहती है, जब ये पता चल जाता है कि बच्चा है पेट में, तो ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ सेल, तब वो सिर्फ एक पेशियों का गोला रहता है। ठीक है, सो दैट टाइम जब ये जाइगोट रहता है, ठीक है, एम्ब्रॉय का जो जाइगोट की जो ये कंडीशन में फर्स्ट स्टेज है, अर्लियर स्टेज है, तो वहां पर ये जो कोशिकाएं हैं ये सिर्फ कोशिकाओं का एक गोला रहता है। एंड all the cells in that mass are almost alike, और सभी कोशिकाएं एक जैसी रहती है। those cells are called as stem cells। उन्हीं को मूल कोशिका या फिर मातृ कोशिका कहते हैं। during further development these cells form any type of cell, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। तो ये सेल्स क्या करती है, बाकी की सेल्स डेवलप करती है, उसके बाद वो सेल्स का डेवलपमेंट होकर टिश्यूज फॉर्म होते हैं और बाकी के जो बॉडी के पार्ट्स यानी कि अंगक जो है वो तैयार होते हैं। दिस इज द डिफरेंटिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, यही स्टेम सेल की खासियत है। हाउएवर वंस द टिश्यूज आर फॉर्म, द सेल्स इन दोस टिश्यूज एट द मोस्ट कैन फॉर्म सेम टाइप ऑफ सेल्स ओनली। जब ये सेल टिश्यू में फॉर्म होता है ना,
तो सेम सेल्स ही वहां पर डेवलप होती है। दिस इज द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक अंगक में यही क्रिया होती है। हाउएवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के कुछ ऐसे भाग रहते हैं बच्चों जहां पर स्टेम सेल ज्यादा समय तक प्रेजेंट रहती है। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। Which cells are present in the umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother। ओके या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। तो ये लाइन पर, तो ये वाक्य में आपको कौन कौन से वर्ड्स ध्यान में रखने हैं मैं आपको मीनिंग भी बता देती हूँ। यूट्रस यानी कि जो गर्भाशय रहता है, जो माता का गर्भाशय रहता है, माँ का जो गर्भाशय रहता है, तो उस अवस्था में जो फीटस रहता है यानी कि जो बच्चा रहता है वहां पर, जो भ्रूण रहता है, तो वो जो भ्रूण है वो अपनी माँ के पेट में से कैसे ज्वाइंट रहता है, यूम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि इसको कहते हैं नाल। जो नाल रहती है वो नाल से अपनी माँ के पेट में वो बच्चे से वो नाल जुड़ी हुई रहती है। सो उसको आप क्या कहेंगे, मूल कोशिका यानी कि स्टेम सेल कहेंगे। स्टेम सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोकिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। पूर्ण वृद्धि हुए सजीवों के शरीर में, यहाँ पर देखिए इसको ब्लास्टोकिस्ट यानी कि कोरकपुटी कहते हैं, वहां पर भी आपको स्टेम सेल्स अवेलेबल मिलेंगे। स्टेम सेल्स कहाँ पे रहती है, देखिए प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग्स। यानी कि रेड बोन मैरो को कहते हैं अस्थि मज्जा, इसको कहते हैं रेड बोन मैरो। तो ये जो रेड बोन मैरो है इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। उसके बाद एडिपोस टिश्यू को कहते हैं वसीय संयोजी ऊतक, और रक्त में मूल कोशिकाएं होती है, स्टेम सेल्स अवेलेबल रहती है। एंड इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड द डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल्स। इन मूल कोशिकाओं के उपयोग से क्या कर सकते हैं, जो शरीर का कोई भी अगर अवयव है, अंग के ह्रास हुए भाग का पुनर्निर्माण करना संभव हो चुका है बच्चों। और ये किस तरह से है, जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा, यूज योर ब्रेन, थोड़ा सा याद कीजिए। जस्ट लाइक द ग्राफ्टिंग इन प्लांट, जैसे कि वनस्पतियों में कलम किया जाता है, इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल इन ह्यूमंस। क्या मनुष्य में भी, ह्यूमन बॉडी में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है क्या? यस ऑफ कोर्स पॉसिबल है। सो स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन यानी कि ये जो मूल कोशिका है इनको जतन कैसे किया जाता है, इनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, तो ये थोड़ा हम पढ़ेंगे। For the purpose of preservation, stem cell samples are carefully collected from sources like cord blood, red bone marrow, or embryo blastocyst and are kept in small sterile vials. These vials are kept in liquid nitrogen at -135 degrees Celsius to -190 degrees Celsius. मूल कोशिकाओं को प्रिजर्व करने के लिए नाल में स्थित जो रक्त है यानी कि उसे आप कहेंगे कॉर्ड ब्लड, उसके बाद जो रक्त अस्थि मज्जा है यानी कि रेड बोन मैरो जो है, तथा जो एम्ब्रायो है, तो ये जो भ्रूण की कोशिका है इनके नमूनों को सावधानी पूर्वक जमा करके उसको स्टेराइल वेल्स यानी कि जंतु विरहित छोटी छोटी कुप्पियों में रखा जाता है। और ये कुप्पियां द्रवरूप नाइट्रोजन में -135 डिग्री से लेकर -190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। स्टेम सेल रिसर्च, बच्चों अभी हम पढ़ेंगे मूल कोशिका का संशोधन। इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल रिसर्च इज अ रेवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग। दिस टेक्निक हैज द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल साइंस। अभी यहाँ पर क्या बोला है कि क्लोनिंग के बाद जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की अगली क्रांतिकारी घटना अर्थात मूल कोशिका का संशोधन है। स्टेम सेल्स को यहाँ पर रिसर्च किया गया है और संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान में मूलगामी बदलाव लाने की क्षमता इस बायोटेक्नोलॉजी में है। स्टेम सेल्स रिसर्च, दिस इज द बेस्ट वर्क विच हैज, ये जो रिसर्च है ये बहुत ही बड़ी रिसर्च की गई है। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स एज एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोर्ड की, इसको 3 स्टार कर लेते हैं। सो
दो टाइप आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल यानी कि भ्रूणीय मूल कोशिका आप इसके कहेंगे। सो इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो एडल्ट स्टेम सेल है इसका हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट्स एंड देयर बाय इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रॉयो, यानी कि जो पेशियों का गोला रहता है वो डेवलप होने के बाद उससे एम्ब्रॉयो बनता है, यानी कि भ्रूण तैयार होता है। सेल्स ऑफ एम्ब्रायो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, इस भ्रूण कोशिका का पुनर्विभाजन और विभेदन होता है। सेल डिफरेंटिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन, जब पता चलता है कि यस माता के पेट में बच्चा है, तब 14वें दिन से ये जो सेल्स है इनमें विशेषीकरण की शुरुआत होती है, डिफरेंटिएशन की शुरुआत होती है। सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक बोन सेल्स यानी osteocytes, osteocytes, hepatocytes and neurons are formed due to differentiation। ये जो सेल्स है, ठीक है, जो स्टेम सेल्स रहते हैं ये फिर फॉर्म होने लगते हैं, उससे बोन सेल्स तैयार होते हैं, लिवर सेल्स तैयार होते हैं और बाकी के बॉडी के जो पार्ट्स हैं यानी कि न्यूरॉन, यानी कि आपने इसकी पहले की लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यकृत कोशिका, चेता कोशिका, अस्थि कोशिका, ये डेवलपमेंट वहां पर फॉर्म होना शुरुआत हो जाता है। एम्ब्रॉयनिक सेल्स बिफोर डिफरेंटिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स, जो भ्रूण रहता है, ठीक है, सो उस भ्रूण कोशिकाओं को शुरुआत में क्या कहते हैं, भ्रूण मूल कोशिका यानी कि एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। 220 different types of stem cells in human body are formed from single type cells, उसको कहते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये भी वन लाइनर में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। मानव शरीर में स्थित 220 प्रकार की कोशिकाएं, ये एक ही प्रकार की कोशिका से अर्थात भ्रूण की मूल कोशिका से जन्म लेती है, अर्थात मूल कोशिका यानी कि एम्ब्रॉयनिक स्टेम से 220 प्रकार की कोशिकाएं फॉर्म होती है, ये ध्यान में रखिएगा। The stem cells are primary type of undifferentiated cells with self-multiplying ability and they are parent cells of all types of human cells। तो यहाँ पर क्या होता है कि मूल कोशिका यह जो होती है अविभेदित होती है, प्राथमिक स्वरूप की, रीजनरेट जो है वो यानी कि सेल्फ स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली सभी मानवीय कोशिकाओं की वो होती है, कौन होती है, जनक होती है, पेरेंट सेल होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स इज कॉल्ड एज प्लूरियोपोटेंसी, इसी को क्या कहते हैं, बहुविविधता या फिर बहुविधता। It has been found that if these stem cells are collected well before the beginning of differentiation on 14th day, during 5th to 7th day and cultured with certain biochemical stimuli in laboratory, as per the stimuli, they can transform themselves into desired type of cells, thereby tissues and finally into organs। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक चीज बताई है, 14वें दिन से कोशिका का विशेषीकरण शुरू होने से पहले अर्थात 5 से 7वें दिन अगर ये जो स्टेम सेल्स है इनको अगर निकाला जाता है, अगर इनको लैबोरेटरी में रखा जाता है, ठीक है, अगर उन पर जैव रासायनिक क्रिया की जाती है तो उसके अनुसार उनका रूपांतरण जो डिजायर्ड सेल्स चाहिए, डिजायर्ड टाइप्स ऑफ सेल चाहिए उसमें हो जाता है एंड देयर बाय टिश्यूज एंड फाइनली ऑर्गन्स। उसके बाद सेल्स वो और टिश्यूज में डेवलप होती है और उसके बाद फाइनली इनटू ऑर्गन्स, उसके बाद अंगों में हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। सो ये हो गया एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। अभी पढ़ेंगे एडल्ट स्टेम सेल्स यानी कि वयस्क मूल कोशिका। स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन टू, प्रौढ़ व्यक्ति या फिर वयस्क व्यक्ति के शरीर से भी स्टेम सेल्स पाई जा सकती है। देयर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ स्टेम सेल्स इन द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन। 3 तरीके से किसी व्यक्ति के शरीर से मूल कोशिका प्राप्त कर सकते हैं। स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जाइगोट जो होता है वो जो एम्ब्रायो बनने से पहले उसमें जो सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो ये ही है अस्थि मज्जा, एडिपोज या लिपिड ऊतक और रक्त। सो इस प्रकार के बिसाइड स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमीडिएट आफ्टर बर्थ, या फिर बच्चे का जन्म होने के पश्चात तुरंत उसकी जो नाल होती है उससे भी, उसके रक्त से भी स्टेम सेल्स पाई जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है।
अभी यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स है, एक तो ये रीजनरेटिव थेरेपी में यूज होता है, देखेंगे इसमें भी दो पार्ट है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर ए सेल थेरेपी, यानी कि सेल थेरेपी में देखिए स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशंस लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसन डिसीज, यानी कि मधुमेह, हृदय रोग का झटका, अल्जाइमर का रोग, पार्किंसन का रोग आदि के कारण जो निष्क्रिय हुए ऊतक रहते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको बदलने के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि रीजनरेटिव थेरेपी में सेल थेरेपी करके ये काम हो सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशन लाइक एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखिए एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया आदि रोगों में लगने वाली रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए भी स्टेम सेल्स का उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, दिस इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। In case of failure of organs like kidney and liver, those can be produced with the help of stem cells and transplanted. ध्यान में रखिएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण इसको कहते हैं। यकृत यानी कि आपका लिवर और किडनी जैसे अंग अगर फेलियर यानी कि निष्क्रिय होने पर ये जो स्टेम सेल्स है इनसे अंग बनाकर उनका ट्रांसप्लांटेशन, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, प्रत्यारोपण किया जा सकता है। डिस्कस अबाउट स्टेम सेल्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विद द हेल्प ऑफ फिगर्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको डायग्राम नंबर 8.2 दिया है स्टेम सेल्स एंड ऑर्गन का। सो ये जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, ये है मूल कोशिका। तो यहाँ पर देखिए इससे क्या क्या बनता है, एक तो बोन्स तैयार होते हैं, उसके बाद ये हार्ट, हृदय बनता है, लीवर बनता है, इंटेस्टाइन बनता है और ब्रेन बनता है। ओके, सो ये आपको एक डायग्राम ध्यान में रखना है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अभी हम पढ़ेंगे कि अंग प्रत्यारोपण यानी कि आखिर ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है। Various organs in the human body either become less efficient or completely functionless due to various reasons like aging, accident, infection, disorders, etc. यानी कि मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में बढ़ती हुई उम्र है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, इन कारणों से जो शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स है वो जब निकामी या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, तो लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम डिफिकल्ट और इवन फैटेलिटी में अक्योर अंडर सच कंडीशन। तो उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो जी नहीं सकते, बिकॉज दिस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी। हाउएवर इफ अ पर्सन गेट्स द नेसेसरी ऑर्गन डोनर ऑर्गन अंडर सच कंडीशन, इट्स लाइफ कैन बी सेव्ड। यानी कि अगर उस व्यक्ति को जो वो आवश्यक अंग यानी हार्ट, लीवर जो है वो अगर मिल जाता है टाइम पर, तो उसको बचाना, उसका जीना थोड़े दिन वो ज्यादा जी सकता है। इस तरह से ये काम पॉसिबल हो सकता है। सो यहाँ पर देखिएगा डायग्राम नंबर 8.3 स्टेम सेल्स थेरेपी। स्टेम सेल्स थेरेपी में ये जो मूल कोशिका है इससे कैन रेप्लिकेट देमसेल्स एंड यहाँ पर देखिए कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि ये इसी की तरह के सेल्स बना सकते हैं, खुद की तरह के, या फिर इस तरह से कोशिका के अन्य प्रकारों में रूपांतरित हो सकते हैं और बाकी के बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रिपेयर यानी कि वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये कोई आसान बात नहीं है बच्चों, एक बात ध्यान में रखिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। डोनर यानी कौन, जो व्यक्ति खुद की मर्जी से अपना बॉडी का वो जो पार्ट है अगर डोनेट करना चाहता है तो उसको आप बोलेंगे डोनर यानी कि दाता। सो वो भी अवेलेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ईच पर्सन हैज अ पेयर ऑफ किडनीज। हम सबको बताएं हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है। एज द प्रोसेस ऑफ एक्सर्शन कैन अक्योर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी, पर्सन कैन डोनेट अनदर वन। अगर आपको पता नहीं है तो देखिए साइंस कहता है कि आप एक किडनी अगर भी हो आपके बॉडी में तो भी आप जिंदा रह सकते हो। तो अगर किसी को जरूरत है तो आप दूसरी किडनी डोनेट कर सकते हो। सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। इसी तरह से शरीर की जो त्वचा है बॉडी की उसको भी डोनेट कर सकते हैं। वेरियस फैक्टर्स लाइक, लेकिन इसके लिए देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और डोनेट कर पाएगा, नॉट पॉसिबल। इसके लिए जरूरी चीजें क्या है, एक तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, वो जिसको डोनेट करने वाला है उसके ब्लड ग्रुप से मैच होना चाहिए, उसको कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसकी एज भी मैटर करती है। अगर आप 50 प्लस हो, अगर आप डोनेट करने जा रहे हो तो आपका कोई नहीं लेगा किडनी या फिर बॉडी का पार्ट, क्योंकि तब आपकी बॉडी की जो
इम्यूनिटी पावर होती है वो कम होती है और आपको ही जरूरत, उसी के बेसिस पे आप आगे की जिंदगी जीते हो। सो ऑफ द ये जो चीजें हैं, ब्लड ग्रुप है, डिजीज है, डिसऑर्डर्स है, एज है, एटसेट्रा ऑफ द डोनर, ये फैक्टर्स मैटर करते हैं। एंड रेसिपेंट नीड टू बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। और अंग प्रत्यारोपण के समय इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जो भी डोनेट करके ले रहा है ट्रांसप्लांट करने के लिए वहां पे है, उसको ये सारी चीजें चेक करके लेनी चाहिए। हाउएवर अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। बॉडी के ऐसे कोई अंग है, ऐसे कोई ऑर्गन्स है जो हम जिंदा रहते हुए डोनेट नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो आपका लीवर है, आपका हार्ट है, या फिर आपकी आईज है, दिस कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। आपके मरने के बाद ही आप इसको डोनेट कर सकते हो। आपने सुना होगा ना कि हमारी जो मिस वर्ल्ड है ऐश्वर्या राय ने उसकी आंखें डोनेट कर दी है ऑलरेडी। यानी कि उसने ये लिख कर दे दिया है गवर्नमेंट को कि उसके मरने के बाद उसकी आंखें जिस जरूरतमंद को वो दान करके, यानी कि किसी जरूरतमंद को वो उन आंखों से रोशनी मिल सकती है। दिस हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक पोस्टमस, यानी कि आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। तो मरणोपरांत देहदान तथा अंगदान, इनके जैसी संकल्पनाएं अभी आ गई हैं। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, देखिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर डेथ एज पर ट्रेडिशनल कस्टम। जैसे कि पता है कि मृत्यु के बाद एक तो जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है। हाउएवर ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइंस, लेकिन साइंस में जो भी अभी प्रोग्रेस हो चुकी है, इट हैज बीन रियलाइज दैट इन फंक्शनल फॉर सर्टेन पीरियड इवन आफ्टर डेथ अक्यूर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कि विज्ञान में प्रगति के आधार पर यह पता चला है कि कुछ विशिष्ट परिस्थिति में मृत शरीर के कई अंग मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक क्रियाशील रहते हैं, काम कर रहे होते हैं। Concepts like organ donation and body donation have emerged recently after realization that such organs can be used to save the life of other needful person. So ये चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ऐसा पता चलने से देहदान और अंगदान की संकल्पनाएं तो आगे आ चुकी हैं, और जो ये बॉडी पार्ट्स है मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का उपयोग अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को हो और इसके कारण उनको अगर लाइफ अच्छी मिल रही है तो आप वो डोनेट कर सकते हो। अ लिबरल व्यू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इज दैट आफ्टर डेथ आवर बॉडी शुड बी यूजफुल टू अदर नीडफुल पर्सन सो दैट देयर मिजरेबल लाइफ वुड बिकम कंफर्टेबल। जिसको जरूरत है, अगर जरूरतमंद व्यक्ति को वो बॉडी का पार्ट मिल जाता है हमारे मरने के बाद, तो वो व्यक्ति अपनी एक जो आने वाली जिंदगी है वो थोड़ी आसानी से जी सकता है। ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। अवेयरनेस, इस चीज में क्या कम पड़ जाता है, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। अवेयरनेस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री एंड पीपल आर वॉलंटियरली डोनेटिंग देयर बॉडीज। इस विषय में इंडिया में काफी जागरूकता होती हुई दिखाई दे रही है और लोग ये कॉन्सेप्ट्स लागू कर रहे हैं ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन की। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी सेव बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। बच्चों सबसे जरूरी बात यह है कि बॉडी डोनेशन, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन से कई लोगों के प्राण बचाने में मदद हो चुकी है। ब्लाइंड यानी जो अंधे लोग हैं कैन रीगेन द विजन। उनको अगर हमारी आंखें मिल जाती, किसी मृत व्यक्ति की आंखें अगर वो डोनेट करता है तो उससे किसी अंधे को आंखें मिलती है। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबल बाय डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनीज, हार्ट वाल्व्स, स्किन एटसेट्रा। तो यकृत, किडनी, हृदय के वाल्व, त्वचा ऐसे अनेक अंगों का दान करके जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन सुसह्य किया जा सकता है। सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज। उसी तरह से मेडिकल स्टडीज में भी बॉडी को डोनेट किया जा सकता है। मेनी गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट बॉडी डोनेशन। और इसी बॉडी डोनेशन का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं है, वो काम कर रही है। सो आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट यहाँ पर दिया है, ठीक है, सो ये वेबसाइट पे आपको जाके क्या करना है, विजिट करना है। मोर इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है अबाउट ब्रेन डेड, किससे रिलेटेड, ब्रेन डेड, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। ये तीन चीजें आपको क्या है वो पता करनी है, ओके, और नोट्स बनाकर अपने टीचर को दिखाने हैं। एक चीज आपके लिए ये लेसन में बहुत ही अच्छी दी गई है, हमेशा ध्यान में रखो कि ऑर्गन डोनेशन, ये जो चीज हमने अभी पढ़ी, एंड ट्रांसप्लांटेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। इसके लिए अलग से कानून बनाया जा चुका है कि
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत ये जो काम है, ये कानून, इसी कानून के साथ ये काम होता है। एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स ऑफ 2009, 11 एंड 14 सो दैट ओवरऑल प्रोसेस वुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एनी पर्सन वुड नॉट बी चीटेड। और इसी कानून में 2009, 11, 14 में जो चेंजेस है वो करी, यानी कि सुधारना की गई है, जिससे कि सुरक्षा प्रदान होती है जो ऑर्गन और बॉडी डोनेट करता है उस पर्सन को। रिकॉल लिटर, थोड़ा सा याद करो बच्चों, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी आखिर है क्या? इन विच वेरियस फील्ड्स द बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूजफुल, कहाँ कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती है। एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स, और ये एग्रीकल्चर और बाकी के कौन कौन से फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी से फायदे हुए हैं। सो देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है 8.4 ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड, जो बॉडी ऑर्गन्स आप डोनेट कर सकते हो। ध्यान में रखो, आंखें, आईज, लंग्स, फेफड़े, लिवर, यकृत, बोन, हड्डियां, स्किन, शरीर की त्वचा, किडनी, पैनक्रियाज एंड हार्ट, ये जो चीजें हैं ये आप डोनेट कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच बॉडी ऑर्गन्स that can be donated, so eyes, lungs, liver, bone, skin, kidney, pancreas and heart, okay, ये ध्यान में रखिएगा। so बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी आखिर है क्या? we have studied in the earlier class that biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organisms for human welfare, कि मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। वेरियस फील्ड्स लाइक साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी शाखाएं आती है? एक तो साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान है, बायोकेमिस्ट्री है यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जैव रसायन विज्ञान है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है यानी कि परमाणविक जीव विज्ञान है, और जो जनुकीय अभियांत्रिकी है। इन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समावेश यहाँ पर होता है। देयर इज कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से बच्चों ध्यान में रखिएगा, मुख्य रूप से खेती और जो मेडिकल फर्म है यानी कि फार्मेसी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म फॉर इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल यील्ड, फसलों की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। इन फार्मेसी, मेडिकल में, औषधि बनाने में एक्सपेरिमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रतिजैविक जो है, विटामिन है, हार्मोन्स लाइक इंसुलिन हैव बीन सक्सेसफुल, यानी कि डायबिटीज पेशेंट के लिए जो इंसुलिन बनता है सो वो बनाने में सफलता पाई गई है। हाई क्लास वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हाई क्लास वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स बनाना डेवलप किए गए हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज, कौन कौन से एरिया में बदलाव आ चुके हैं? नंबर 1, यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड अल्कोहल फ्रॉम मोलासेस, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि सूक्ष्म जीवों की विभिन्न क्षमताओं का उपयोग कर दूध का दही बनाना, मली से अल्कोहल तैयार करना इत्यादि चीजें बनती है। उसके बाद है यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, यानी कोशिका के उत्पादन क्षमता का उपयोग विशिष्ट कोशिका द्वारा एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक टीकों का निर्माण इत्यादि चीजें। देन यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन्स इन ह्यूमन वेलफेयर, डीएनए यानी प्रथिन जैसे जैव अणुओं का मनुष्य के फायदे के लिए उपयोग करना। देन नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर क्वालिटी बाय जेन मैनिपुलेशन, जनुकीय परिवर्तन, जेनेटिक मैनिपुलेशन करवा के मनचाही गुणधर्म वाली वनस्पति हो या फिर प्राणी हो, इसी प्रकार विभिन्न पदार्थों का निर्माण करना। इधर सेल और टिश्यू, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनुकीय परिवर्तन करके मनुष्य की वृद्धि के हार्मोन्स निर्माण करना। एंड नंबर 5, यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक, यानी कि गैर जनुकीय और जो जैव प्रौद्योगिकी में नॉन जेन बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, जनुकीय और गैर जनुकीय। सो नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इधर सेल्स और टिश्यू। सो जो गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी है, इससे संपूर्ण कोशिका या फिर जो ऊतक है, जो टिश्यूज है, सो इसका उपयोग यानी कि ये कहां पर किया जाता है? टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स, संकरित बियानों का निर्माण करना, इस जगह पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इस तरह से मेन एरियाज में हो रहा है।
बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टिकोण से। It has become possible to increase the per hectare yield irrespective of the limitation of cropland area. किसी एक क्रॉप में जो जमीन होती है, खेती की जो जमीन होती है, तो वहां पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पर हेक्टर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले जाने की जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है। देन एक्सपेंसेस ऑन डिजीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज। वनस्पति की रोग प्रतिकारक नस्लें बनने से रोगों के नियंत्रण होने वाला जो खर्चा था वो कम हो चुका है। नंबर 3, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज यील्ड पर एनम हैज बीन इंक्रीज। और शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने से प्रति वर्ष अधिक उत्पादन लेना संभव पॉसिबल हो चुका है। एंड नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटीज व्हिच कैन विथस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर, वाटर स्ट्रेस, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एटसेट्रा हैज बिकम पॉसिबल। सबसे बड़ी चीज यानी कि तापमान में जो परिवर्तन है, जो पानी की मात्रा है, जमीन की उपजाऊ क्षमता, ऐसे बदलते पर्यावरण में भी टिके रहने वाली जो खेत में जो नस्लें हैं, ठीक है, क्रॉप्स की, उनको बनाना संभव हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में किस तरह से विकास हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी इन 1982। 1982 वर्ष में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंडल की स्थापना की थी। दिस बोर्ड वाज ट्रांसफॉर्म इनटू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1986। सो 1986 में क्या हुआ, ये जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी मंडल है, इसका रूपांतरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 1986 में इसको डेवलप किया गया। Various institutes in India are working under the control of this Department of Biotechnology। और आज भारत की कई संस्थाएं इसी जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करती है। It includes National Institute of Immunology, National Facility for Animal Tissue and Cell Culture, National Center for Cell Science, National Brain Research Center, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants। तो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान में रखिएगा कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, सो इसमें काम करने वाली जो संस्था है, यानी कि यहाँ पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, दीज आर फैसिलिटीज ऑफ हायर एजुकेशन। और देखिए ये सारे कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। There are facilities of higher education and research in these institutes from where thousands of students have pursued PhD degrees and are contributing to the progress of country in the field of biotechnology। इन विभिन्न संस्थाओं का समावेश है। इन संस्थाओं में हायर डिग्री, उच्च शिक्षा की एवं संशोधन कार्य करने की सुविधा की गई है, जिससे हजारों जो छात्र हैं पीएचडी की डिग्री लेकर संशोधन द्वारा, रिसर्च द्वारा बायोटेक्नोलॉजी में देश के प्रगति में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो अगर आगे जाकर आपको भी कुछ यहाँ पे बनना है, आपको भी यहाँ पर रिसर्च में अगर इंटरेस्टेड हो, आपको अगर दिल से कुछ करना है, तो यस, आप ये जो साइंस का स्टडी है मन लगाकर कीजिएगा। आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये डिग्रीज कैसी हासिल की जाती है, इसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम रहती है, वो सारी चीजें आपको बाद में एक स्पेशल लेक्चर थ्रू हम प्रोवाइड कर देंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी के व्यावहारिक उपयोग क्या है, कमर्शियल यानी व्यावहारिक उपयोग। इसमें एक है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि फसल में जो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इंप्रूव यील्ड एंड वैरायटी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कृषि उत्पादकता एवं विविधता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में ये कैसे यूज किया जाता है, एक तो हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए, इसको संकरित बीज, genes of two different crops are recombined to form hybrids of various crops. This is especially useful for fruits। यहाँ पर देखिए कि दो अलग अलग फसलों के जो जेन्स है, जो जनुक है, उनको एकत्रित करके विभिन्न फसलों की संकरित हाइब्रिड प्रजातियां निर्माण की जाती हैं और फलों के लिए ये बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाता है। हाइब्रिड सीड की टेक्नोलॉजी जो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में आती है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड crops developed with desired characters by integrating foreign gene with their genome are called as genetically modified crops।
यानी कि बाहर के जनुक को किसी फसल के जनुकीय सांचे में डालकर प्राप्त किए गए जो ऐच्छिक गुणधर्म है, वो जो फसलें तैयार होती है वो जनिकीय दृष्टि से उन्नत फसलें कहलाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हाई एल्डिंग वैरायटीज विद रेजिस्टेंस टू डिसीज, अल्कैलिनिटी, वीड्स, अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्राउट। यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो रोग प्रतिकारक क्षमता है उनकी, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, उसके बाद जो अल्कैलिनिटी यानी कि प्रवाहकत्व प्रतिकारक क्षमता, वीड्स यानी तृणनाशक प्रतिकारक, अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड डफ यानी कि जैसे कि अकाल या फिर ठंडी की परिस्थिति में टिकने वाली वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां तैयार की जा चुकी है। अभी यहाँ पे बीटी कॉटन यानी कि इसको बीटी कपास कहते हैं बच्चों। A gel had been isolated from the bacterium Bacillus thuringiensis, ठीक है। यहाँ पर आप इसका प्रोनाउंसिएशन वापस से सुन लीजिएगा, Bacillus thuringiensis and integrated with the genome of cotton. Bacillus thuringiensis इस जीवाणु से एक विशिष्ट जनुक निकालकर उसे कपास के एक जनुक से जोड़ दिया गया, और ड्यू टू दिस इसके कारण क्या हुआ, द टॉक्सिन विच, टॉक्सिन यानी जो जहर है, विच इज फटाल फॉर बोलोवर्म वाज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन। तो कपास की जो बाढ़ इल्ली है जो कपास को खाती है, ठीक है, तो उसके लिए घातक होने वाला जहर कपास की पत्तियों में और बाढ़ में तैयार होने लगता है। If bollworm feeds on leaves, the toxin destroy its alimentary canal and the bollworm dies. तो अगर ये जो बाढ़ इल्ली है इसने कपास की पत्ती खाई तो यह जहर उसकी अन्न नलिका को नष्ट कर देता है और जिससे कि वो कीड़ा मर जाता है। उसके बाद है बीटी ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी बैंगन हमें पता है, लेकिन बीटी ब्रिंजल की नई एक प्रजाति फॉर्म की जा चुकी है, दैट इज बीटी ब्रिंजल वैरायटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द जेन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस यूरिनजाइनेसिस। अभी बैसिलस ये यूरिनजाइनेसिस नहीं है, ये है बैटिलस थ्यूरिनजाइनेसिस, सॉरी यूरिनजाइनेसिस है। सो आपको ये टीएच यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा बच्चों, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर थ्यूरिन आप कहेंगे क्या, नहीं, यूरिनजाइनेसिस कहेंगे, टीएच यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। तो बैसिलस यूरिनजाइनेसिस मैंने ये इसलिए कहा कि आपका भी इस पर अटेंशन चला जाए, ओके। सो बैसिलस यूरिनजाइनेसिस इस जीवाणुओं से मिलने वाले जनक का उपयोग कर बीटी बैंगन तैयार किए जाते हैं। दिस इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ ब्रिंजल किल्स द पेस्ट इन सेम वे एज द बीटी कॉटन डज। जिस तरह से बीटी कपास के जैसे ही बीटी बैंगन की सुधारित नस्लें कीटकों का नाश कर देती है, यानी इसके ऊपर भी अगर कीड़े आ जाते हैं तो वो मर जाते हैं अपने आप, उनका जो अंदर का अन्न नलिका है वो नष्ट हो जाता है टॉक्सिन से और वो कीड़े मर जाते हैं और इससे फसल अच्छी आती है। गोल्डन राइस, इसी तरह से यहाँ पर देखिए गोल्डन राइस यानी कि जो पीला चावल रहता है, गोल्डन राइस। A gene synthesizing the vitamin A beta carotene has been introduced in this variety of rice. यहाँ पर देखिए धान की इस प्रजाति में जीवन सत्व ए यानी कि बेटा कैरोटीन निर्माण करने वाला जनुक डाला गया है। एज कंपेयर टू द नॉर्मल वैरायटी, दिस वैरायटी विच हैज बीन डेवलप्ड इन 2005 कंटेन्स 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बेटा कैरोटीन। और 2005 में निर्मित किए गए गोल्डन राइस 2 में साधारण चावल की अपेक्षा 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलता है। यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स यानी कि तृणनाशक रोधी वनस्पतियां। Weeds always affect the growth of main crop. तृण के कारण फसलों की वृद्धि में बाधा निर्माण होती है। If herbicides are used to destroy the weeds, it affects the main crop too. अगर तृणों का नाश करने के लिए तृणनाशकों का उपयोग करते हैं तो उसका विपरीत परिणाम मुख्य फसल पर भी होता है। Due to this, इसीलिए herbicide tolerant plants varieties of crops are being developed. इसीलिए तृणनाशक रोधी वनस्पति का ही निर्माण किया जा रहा है। ड्यू टू दिस के कारण क्या होगा, इट हैज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स। तो इससे तृणों पर नियंत्रण पाना आसानी से संभव हो सकता है। आगे पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैविक खाद। बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैविक खाद, ओके। सो ये है एजोला। एजोला भी जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर करके यूज किया जाता है। चलिए इससे में हम पढ़ेंगे ड्यू टू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट्स सॉल्युबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट आर इंप्रूव्ड।
यहाँ पर क्या है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके जैविक खादों का उपयोग करने से फसलों की जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की तथा फॉस्फेट घुलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। And mainly the bacteria like Rhizobium, Azotobacter, Nostoc, Anibena and plants like Azolla are used as biofertilizers. तो अभी देखिए कि मुख्य रूप से इसमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टैक, एनाबीना इन जीवाणुओं का तथा अजोला नामक वनस्पति का उपयोग एज अ बायोफर्टिलाइजर करके किया जाता है। इन द लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द टिश्यू कल्चर। क्लास 9 में हमने टिश्यू कल्चर पढ़ा है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लांट्स हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू टिश्यू कल्चर एंड बिसाइड्स दोज कैरेक्टर्स इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। टिश्यू कल्चर के कारण वनस्पतियों में जनुकीय सुधार कर पाना संभव है और इसके अतिरिक्त उन वनस्पति के गुणधर्म अगली पीढ़ी में भी नेक्स्ट जनरेशन भी चले जाते हैं। मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस। एक आपको काम दिया है। Give 5 examples of each of the fruiting and flowering plants developed through tissue culture and mention their benefits. गूगल पे सर्च करो, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसका एक नोट बनाकर अपने टीचर को आप दिखा देना। अभी हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री में बायोटेक्नोलॉजी से क्या फायदे हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पिक्चर एंड वीडियोस। गूगल पे सर्च करो कि which are the various hybrid varieties of animals and what are their benefits, और इसका एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन करो, एक अच्छा सा वीडियो बनाओ और अपने क्लास में प्रेजेंट करो। ओके। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु संवर्धन। Two main methods as artificial insemination and embryo transfer are used in animal husbandry. Which are the two main methods used in animal husbandry? अगर क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर में तो हमको आंसर तो पता होना चाहिए, राइट? सो ध्यान में रखिएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर यानी कि गर्भ प्रत्यारोपण। These are two important methods used in animal husbandry. It helps to improve both the quantity and quality of animal products. इससे प्राणीज उत्पादों की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मीट, वूल एटसेट्रा यानी कि दूध, मांस, लोकर, इनकी जो कैपेसिटी है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो बढ़ाने के लिए ये मेथड्स यूज किए जाते हैं। सो बच्चों ध्यान में रखिएगा, सिमिलरली एनिमल्स विथ मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप्ड फॉर हार्ड वर्क। सो इसी प्रकार से श्रम के लिए काम करने वाले जानवरों की जो पावर है वो पावरफुल प्रजातियां भी तैयार की गई है। एनिमल हस्बेंड्री में भी बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारा योगदान दिया है। उसी तरह से ह्यूमन हेल्थ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यानी कि मनुष्य के हमारी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, मानवीय स्वास्थ्य में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। डायग्नोसिस यानी कि होता है रोग का निदान एंड ट्रीटमेंट होता है उसका उपचार। यह मानव स्वास्थ्य व्यवस्थापन के दो मुख्य पहलू हैं। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जेन इफ एनी इन डिजीज ऑफ अ पर्सन। तो इससे क्या होता है कि किसी रोग विकार में व्यक्ति के जनकों की कोई भूमिका हो तो वह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तुरंत पहचानी जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है। Diagnosis of diabetes and heart disease has become possible even before the onset of symptoms with the help of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों ये ध्यान में रखिएगा कि मधुमेह या फिर हृदय रोग जैसे रोगों का निदान अब इसकी सहायता से उन रोगों के लक्षण दिखाई देने से पहले ही कर पाना संभव हो चुका है। डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट्स। कुछ ही मिनटों में पता चल जाता है कि एड्स या फिर डेंगू की बीमारियां है कि नहीं। हेंस ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट। अगर वो सिम्टम्स पता चल जाते हैं तो उस पर उपचार भी तुरंत चालू किया जाता है। वेरियस मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो अभी इसके लिए वेरियस मेडिसिन, बहुत सारी अलग अलग औषधि का भी उपयोग किया जाता है। द हार्मोन्स इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अगर शुगर की लेवल बढ़ चुकी है, मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन या संप्रेरक या फिर जो व्हाट वी सेज हार्मोन जो है वो यूज किया जाता है। अर्लियर इंसुलिन वाज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ हॉर्सेस। पहले जो इंसुलिन है वो घोड़ों की पैनक्रिया से लिया जाता था और फॉर दिस पर्पस ह्यूमन इंसुलिन जेन
has been inserted into the genome of bacteria and various vaccines and antibodies are also produced in the same way. लेकिन अभी क्या हो चुका है, पहले घोड़े के शरीर से प्राप्त किया जाता था, लेकिन वह अभी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीवाणु द्वारा तैयार किया जा रहा है. इसके लिए जीवाणुओं के जनुकीय ढांचे में इंसुलिन का मानवीय जनुक जोड़ा है और इसी पद्धति से अलग अलग के विभिन्न जो टीके हैं और जो प्रतिजैविक है, इनके एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाए जा चुके हैं. वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन. चलिए, वैक्सीन इज द एंटीजेन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू एक्वायर ईदर परमानेंट और टेम्परेरी इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन और डिसीज. आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट रोग जंतु या रोग के खिलाफ स्थायी अथवा कुछ समय के लिए जो आपकी इम्यूनिटी पावर है, यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता है, इसको बढ़ाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रतिजन यानी एंटीजन यह टीका दिया जाता है. ओके. Traditionally, vaccines were prepared with the help of pathogens, यानी कि पारंपरिक विधि से रोग जंतुओं का उपयोग करके ही टीके बनाए जाते थे. Completely or partially killed pathogens were used as vaccine. रोग जंतुओं को पूरी तरह से मारकर अथवा अधमरे कर उनका उपयोग टीके के रूप में ही किया जाता था. However, due to this, there are chances of contracting the disease in case of some person. लेकिन इससे संबंधित रोग का संचरण होने की संभावना भी थी, यानी कि जिसको बीमारी नहीं उसको भी हो सकती है ना. So hence as an alternative, इसके ऊपर क्या उपाय निकाला? Scientists tried to artificially produce vaccines with the help of biotechnology की मदद से फिर वैक्सीन का निर्माण शुरू हुआ. For this purpose, scientists जो है produce the antigen in laboratory with the help of gene isolated from the pathogen and used it as a vaccine. तो अभी क्या करने लगे हमारे साइंटिस्ट लोग, तो उन्होंने जो प्रतिजन है एंटीजन, ये क्या कार्य करते हैं, उनके जनक प्राप्त कर उसकी सहायता से प्रयोगशाला में उसी का ही उन्होंने एंटीजन बना डाला और उसी का ही अभी वैक्सीन के रूप में उपयोग हो रहा है. सो द सेफर वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस, और इसी की वजह से बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन या फिर टीके अभी तैयार किए जाते हैं. अभी कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, ठीक है. अगर वो कोविड का जो विषाणु है, बैक्टीरिया है, अगर उसको लेंगे और उसको आजमाया या फिर मारा करके लेकर उससे वैक्सीन बनाकर अगर ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो वो जिसको नहीं उसको भी होगा, राइट. लेकिन ये ना हो, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अभी जो वैक्सीन प्रिपेयर किया गया है वो बहुत ही सेफ है और इसी से अभी हम वो जो महामारी की बीमारी है इससे सुरक्षित है. ये ध्यान में रखिएगा. Now proteins which act as antigen are injected in pure form instead of injecting the killed or semi-killed pathogen. और अब अधमरी या मृत जीवाणु या विषाणु इनको एज अ वैक्सीन करके न चुबाते हुए एंटीजन के रूप में कार्य करने वाले जो प्रोटीन्स है उनको शुद्ध रूप में वैक्सीन या फिर इंजेक्ट किया जाता है. These proteins keep the persons away from the disease by keeping the immune system active. इसकी क्या होता है, इससे रोगों के खिलाफ प्रतिकार शक्ति को क्रियाशील रखकर जो व्यक्ति है वो रोगों से मुक्त रहता है. Thus injecting the antigens is safest way in the vaccination. जैव प्रौद्योगिकी, अभी देखिए टीकाकरण में अब प्रतिकारी प्रोटीन चुबाना अति सुरक्षित हो गया है. And vaccines produced with the help of biotechnology are more thermostable and remain active for longer duration. For example, vaccines of polio or hepatitis. ये हेपेटाइटिस और जो पोलियो है इसका जो टीका है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए गए टीकों में लंबे समय तक टिकाऊ बने रहने की क्षमता है. जैसे कि पोलियो और हेपेटाइटिस की वैक्सीन अगर आप लोगे तो आपको पोलियो और ये हेपेटाइटिस की बीमारी लंबे समय तक नहीं होगी. एडिबल वैक्सीन यानी क्या बच्चों? एडिबल वैक्सीन यानी कि खाद्य टीके. सो चलिए ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन इज इन प्रोग्रेस एंड प्रेजेंटली पोटैटोज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कि खाद्य टीके निर्माण करने का काम तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी मदद से आलू का उत्पादन लिया जा रहा है. दिस पोटैटोज आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक पोटैटोज, और इनको ही जनुकीय पारिशित आलू यानी ट्रांसजेनिक पोटैटोज कहते हैं. These potatoes will act against bacteria like Vibrio cholera, और देखिए यहाँ पर जो विब्रियो कोलेरा जैसी बीमारी होती है, ठीक है, तथा एस्कारिया कोली नाम की जो बीमारी है, सो इन बीमारियों से बचे रहने के लिए कंजम्पशन ऑफ दिस रॉ पोटैटोज generates the immunity against cholera and the disease caused due to E. coli. देखिए यहाँ पर कि ये जो आलू खास बने हैं इनको कच्चा खाने से, ध्यान में रखिएगा,
रॉ पोटैटोज यहाँ पर बोला, इनको उबाल के नहीं खाना है, इनको कच्चा खाने से कॉलरा तथा ई कोलाई जीवाणुओं से होने वाले रोगों के खिलाफ प्रतिकार शक्ति निर्माण होती है ह्यूमन बॉडी में। एंड व्हाट विल हैपन इफ दिस पोटैटोज आर कुक्ड फॉर कंजप्शन, अगर इनको उबाल कर खाओगे तो इनका कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा। अभी देखिए ये जो ट्रांसजेनिक पोटैटोज है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, तो यहाँ पर क्या किया है, इंजेक्ट वायरस इन द प्लांट, इन्होंने क्या किया कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जेन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन, इंजेक्ट वायरस इन द प्लांट, मानव से पाए जाने वाले रोग जंतुओं से ऐच्छिक जनुक अलग किया, ठीक है, इसको अलग कर डाला। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, ये जनुकीय पारिषित वनस्पति विषाणु है। उसके बाद वायरस इन्फेक्ट्स द पीसेस ऑफ पोटैटो लीव्स, आलू की पत्तियों के टुकड़ों को ये चुबा डाला। Then entire plant is developed from the leaf pieces containing genes of human pathogen, और ये जो पत्तियां हैं, ध्यान में रखिए, पत्तियों के टुकड़ों से पौधा तैयार होता है और इसमें मनुष्य के रोग जंतुओं के जनुक होते हैं। और ये जो यहाँ पर आलू आता है, so consumption of raw potatoes helps to develop immunity against that pathogen, कच्चे आलू का सेवन करने से उस रोग जंतु के खिलाफ प्रतिक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट यानी कि क्या, रोगोपचार के लिए कैसे यूज किया है? बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन, ये वृद्धि के जो हार्मोन्स है या फिर रक्त को जमाने वाले घटक, क्लॉटिंग यानी कि रक्त जब जमा हो जाता है, तो ये घटक, इनके निर्माण के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इंटरफेरॉन यानी कि देख लेते हैं, चलिए, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस। तो ये छोटे आकार वाले प्रोटीनों का समूह है जो विषाणुजन्य रोगों के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाता है। These are produced in blood, और इसका निर्माण रक्त में होता है। However, हालांकि nowadays with the help of biotechnology, transgenic E. coli are used for production of interferon. अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जनुकीय दृष्टि से उन्नत जीवाणु ई कोलाई का उपयोग इंटरफेरॉन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो जेन थेरेपी है, जेनेटिक थेरेपी, जनुकीय उपचार इसको बोलते हैं। जेन थेरेपी to treat genetic disorders in somatic cells has become possible due to biotechnology. For example, phenylketonuria (PKU) की कायिक कोशिकाओं में जनुकीय उपचार आज बायोटेक्नोलॉजी के मदद से पॉसिबल हो चुका है। फिनाइल कीटोनोरिया, इसको आप क्या कहेंगे? फिनाइल कीटोनोरिया। और यह जो ये क्या करता है, राइजेस ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन हेपेटोकाइट्स यानी कि लिवर सेल्स। ये क्या करता है, यह विकार यकृत की कोशिका में जनुकीय दोष निर्माण होने से होता है। एंड इट हैज बिकम पॉसिबल टू ट्रीट इट विद जेन थेरेपी, और इस रोग में जीन थेरेपी की सहायता से इसका उपचार अभी पॉसिबल है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल जेन थेरेपी, और इसी को जनुकीय उपचार पद्धति कहते हैं। ऑल द सेल्स एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड ओवा इन द बॉडी आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। देखिए, शुक्र कोशिका, स्पर्म्स और ओवा यानी कि जो अंडा कोशिका होती है, इसके अलावा शरीर की सभी कोशिकाओं को कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या आपको पता है बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज डेवलप्ड अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोबैको, कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने जनुकीय पारिषित तंबाकू की एक नई फसल निर्माण की है। इफ कैटल फीड अपॉन लीव्स ऑफ दिस प्लांट दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट वायरल डिजीज रिंडरपेस्ट। ये रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी जानवरों में होती है ना, तो ये जो है ये पत्ता खाने से और ये पत्ता चबाकर जब वो खा जाते हैं, तो ये जैसी त्वचा की बीमारी जो जानवरों में होती है, इससे वो सुरक्षित रह सकते हैं। क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब क्या है? बहुत बार सुना लेकिन समझ में नहीं आया, तो चलिए अभी पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। 1 मार्क के लिए आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए। तो प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग अर्थात किसी कोशिका अथवा अंग अथवा पूरे शरीर की जैसे के वैसे प्रतिकृति तैयार करने को कहते हैं क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या है? अभी इसमें भी एक प्रकार दिया है यहाँ पर। A clone can be produced by fusion of nucleus of somatic cell with the enucleated ovum of anybody.
किसी शरीर का केंद्रक विरहित स्त्री बीज और दूसरे शरीर का कायिक कोशिका केंद्रक, इनके संयोग से क्लोन जन्म लेता है। Thus there is no need of sperm to produce a new organism. So इसका मतलब है कि नया जीव निर्माण करने के लिए शुक्र कोशिका की आवश्यकता ही नहीं है। So आपको क्या करना है, इंटरनेट पर कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है, मानवीय जीनोम प्रकल्प, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करके। सो इसके बारे में आपको डिटेल्स नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। अभी देखते हैं ये जो सेकेंड वाला यहाँ पर दिया है, थेरापीटिक क्लोनिंग, यानी कि थेरेपी तो पता है, ठीक है, थेरेपी का मतलब होता है कि उपचार। अभी ये उपचारात्मक क्लोनिंग क्या है? Stem cells can be derived from the cell formed in laboratory by the union of somatic cell nucleus with the uniculated egg cell। यहाँ पे देखिए, केंद्रक विरहित स्त्री बीज और दूसरे शरीर का कायिक कोशिका का केंद्रक, इनमें संयोग से तैयार हुई कोशिका को प्रयोगशाला में विकसित कर से उससे मूल कोशिका बनाते हैं। Various diseases can be treated with the help of the stem cells। और संबंधित व्यक्ति के कई रोगों पर इन कोशिकाओं की मदद से उपचार भी किया जाता है। यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 1, सिमिलर टू सेल्स genes can also be cloned and millions of copies of same gene can be produced। कोशिका के जैसे ही जनुकों का भी क्लोनिंग करके उससे लाखों प्रकार के जनुक बनाए जाते हैं। Those can be used for gene therapy and other purposes। और यही जनुकीय चिकित्सा और अन्य कारणों के लिए इसका उपयोग होता है। नंबर 2 यहाँ पर दिया है, कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ hereditary diseases, continuation of generation, enhancing the specific tendency may become possible due to cloning technique। ध्यान में रखिए बच्चों, क्लोनिंग तकनीक से आनुवंशिक रोगों का संक्रमण रोकना, वंश वृद्धि जारी रखना, श्वास प्रवृत्तियां उच्चतम करना संभव होगा। However, लेकिन there is worldwide opposition to human cloning on various issues। पूरी दुनिया में मानवीय क्लोनिंग का विश्व भर विरोध हो चुका है। सो आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। See the proteins produced by biotechnology and the names diseases they are used against। जनुकीय यानी बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसे कौन से प्रोटीन उत्पाद किए हैं, कौन से रोग पर वो काम करते हैं। इंसुलिन डायबिटीज में काम करता है, सोमैटोस्टैटिन ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन जो होता है, बोनापन, बोने व्यक्ति, उसमें सोमैटोस्टैटिन काम करता है। एनीमिया के लिए यहाँ पर देखिए इरिथ्रोपायटिन काम करता है। हीमोफीलिया नामक जो रोग है इसमें फैक्टर V3 काम करता है। कैंसर में इंटरल्यूकिन काम करता है और वायरल इन्फेक्शन में इंटरफेरॉन काम करता है। सो दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है, जो ये डिजीज है, ये बीमारियां, इस पर ये काम करते हैं कम करने के लिए। अभी हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, औद्योगिक उत्पाद या फिर श्वेत जैव प्रौद्योगिकी या फिर व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सिंपल है ना, ये जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही डेंजर लग रहा है। तो चलिए, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेसेस, यानी कि अलग अलग औद्योगिक रसायन कम खर्चीले प्रक्रियाओं में निर्माण करना। एग्जाम्पल, अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट, यानी कि सुधारित ईस्ट का उपयोग कर छोटे से मद्य का निर्माण करना। और नंबर 5 यहाँ पर दिया है एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण और बायोटेक्नोलॉजी का आपस में क्या संबंध है वो देखेंगे। चलो, इट हैज बिकम पॉसिबल टू सॉल्व एनवायरमेंट रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पर्यावरण संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी समस्या है, उनको हल करना अभी संभव हो चुका है। माइक्रोबायल टेक्निक आर ऑलरेडी इन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑन सेवेज एंड सॉलिड वेस्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में लर्न किया, का जो हमारा एक लेक्चर हुआ इससे पहले का माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। सो यहाँ पर देखिएगा कि विघटन द्वारा अनुपयोगी निष्कासित जल और ठोस कचरे पर प्रक्रिया करने के लिए सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है। और यहाँ पर सेवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। If such sewage is released in natural water bodies like rivers, the organic matter in it gets oxidized with the help of dissolved oxygen। So बच्चों एक चीज ध्यान में रखिए कि ऐसा जो सेवेज यानी कि जो गटर का पानी है, ठीक है, नदियों में, नदी जैसे प्राकृतिक जल स्रोत में अगर उसको बहा देंगे तो कार्बनिक द्रव्य का ऑक्सीडीकरण होता है और जिससे कि नदी का पानी घुलनशील ऑक्सीजन उपयोग में लाने से उसकी मात्रा कम हो जाती है।
तो अभी देखिए ड्यू टू दिस, इसके कारण लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस एडवर्सली अफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ, इससे पानी में जो जीव रहते हैं वो मर रहे हैं। एज अ रेमेडी ऑन दिस, तो इस पर उपाय करने के लिए सेवेज शुड बी रिलीज्ड इनटू रिवर्स ओनली आफ्टर ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायल टेक्निक। तो ये समस्या हल करने के लिए कार्बनिक घटकों का पहले ही ऑक्सीडीकरण करके ऐसा प्रक्रिया किया हुआ ही निष्कासित जल जो है, पानी जो है, उसको नदी में छोड़ा जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए नंबर 1 एंड 2 जो पॉइंट्स दिए हैं कि माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट बाय ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ठोस कार्बनिक निरुपयोगी पदार्थों पर प्रक्रिया करके कंपोस्ट खाद बनाते समय भी बहुत बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बायो रेमेडिएशन, biopesticides, biofertilizers, biosensors, etc. are some new concepts in biotechnology method. अभी ये बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से मेथड निकले हैं, जैसे कि बायो रेमेडिएशन यानी कि जैव उपाययोजन कहते हैं हिंदी में, बायोपेस्टिसाइड यानी जैव कीटनाशक, बायोफर्टिलाइजर्स यानी कि जैव खाद है, बायोसेंसर जैव संवेदक है, इनका समावेश अभी इसमें हो रहा है। और एक चीज हम यहाँ पर पढ़ना, मैंने इसीलिए ये पूरा कंप्लीट किया टॉपिक। अभी मैं आपको एक हिस्ट्री में जो चीज है जो आपको यहाँ पर दी गई है, अ शिप डॉली वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड बाय क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इन 1996, 5 जुलाई 1996, 5 जुलाई 1996 के दिन स्कॉटलैंड में क्लोनिंग की मदद से डॉली इस भेड़ का जन्म हुआ। Nucleus from the ship of Findorist variety had been introduced into enucleated ovum of Scottish sheep. अभी यहाँ पर देखिए स्कॉटिश भेड़ का जो स्त्री बीज है, इसका केंद्रक निकालकर उसकी जगह फिनडॉर्सेट प्रजाति की भेड़ के गर्भाशय में वृद्धि की गई और अंत में डॉली का जन्म हुआ। Then the ovum was allowed to develop in the uterus of Scottish sheep and thereby the dolly had been born. It was showing the character as per the chromosome in nucleus and any other of Scottish sheep was not visible. तो स्कॉटिश भेड़ की कोई भी विशेषता उसके शरीर में नहीं थी। कई बच्चों को जन्म देकर डॉली फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को वो मर गई। सो ये एक संशोधन हो चुका है। अभी हम वापस से यहाँ पर आएंगे कि बायो रेमेडिएशन मीन्स either absorption or destruction of toxic chemicals and harmful pollutants with the help of plants and microorganism। यहाँ पर तो पढ़ा है, बायो रेमेडिएशन आकर है क्या? बायो रेमेडिएशन यानी कि यहाँ पर देखिएगा जैव उपाय योजना, इसको हिंदी में तो कहते हैं, लेकिन वनस्पति और सूक्ष्म जीव जैसे सजीवों को उपयोग कर जो सेवेज वाटर है, ठीक है, यानी कि जो गंदा पानी है या फिर जो प्रदूषित भूमि है, इनके विषैले रसायनों और प्रदूषकों को नष्ट करना, टॉक्सिक केमिकल्स और हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को नष्ट करने का काम या फिर उसको शोषने का काम, एब्जॉर्प्शन यानी कि शोषित करना। इफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड एज, इसको देखिए, इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ बायो रेमेडिएशन, उसके कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, Pseudomonas. The Pseudomonas bacteria are useful for cleaning the hydrocarbon and oil pollutants from soil and water. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, which bacteria is useful for cleaning the hydrocarbon and oil pollutants from soil and water? Pseudomonas ये जीवाणु दूषित पानी और जमीन से हाइड्रोकार्बन और तेल जैसे प्रदूषक अलग अलग करने में उपयोगी होता है। दूसरा यहाँ पर दिया है, the fern Pteris vittata can absorb the arsenic from the soil. टेरिस विटाटा यह फर्न प्रजाति की वनस्पति जमीन से आर्सेनिक धातु को एब्जॉर्ब कर लेती है। नंबर 3, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड कैन एब्जॉर्ब सेलेनियम फ्रॉम सॉइल। तो जो ये मस्टर्ड यानी कि आप सबको तो पता है कि उसको क्या कहते हैं हिंदी में, सरसों। भारत में जनिकीय दृष्टि से उन्नत सरसों की एक प्रजाति सेलेनियम खनिज की बड़ी मात्रा में अवशोषित कर लेती है। देन सनफ्लावर तो हम सबको पता है, दिस कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक। सनफ्लावर भी यूरेनियम आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है। देन द बैक्टीरियम डीनोकोकस रेडियोडरंस, ठीक है, डीनोकोकस रेडियोडरंस, ये ध्यान में रखिएगा प्रोनाउंसिएशन। डीनोकोकस रेडियोडरंस इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ये जीवाणु सबसे अधिक रेडियोधर्मीय प्रतिकारक सजीव है।
It has been genetically modified and used to absorb the radiations from radioactive debris. debris. इससे जनुकीय बदलाव किए गए जिसमें परमाणु कचरे से रेडियोधर्मीय पदार्थ अवशोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. Then grasses like alfalfa, clover and rye are used in phytoremediation. जो अल्फा नाम की घास है, तीन पाती घास है, और राई जैसी जो घास है, ये घास के सारे प्रकार है देखो. सो इन प्रकारों का उपयोग वनस्पति द्वारा उपायोजना के लिए किया जाता है. फूड बायोटेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो चुका है? फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, चीज, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पिछले लेसन नंबर 7 जरूर पढ़ना, ये सारी चीजें वहां पर मैंने आपको डीप में एक्सप्लेन की है कि पाव, चीज, शराब, बियर, दही, विनेगर आदि जो खाद्य पदार्थ है, इसका निर्माण सूक्ष्म जीवों की सहायता से कैसे किया जाता है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गन्स यूज किए जाते हैं, माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, वो हमने पढ़ा है लेसन नंबर 7 में. दिस फूड आइटम्स आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वंस प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. और बच्चों ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये पदार्थ जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार करने वाले शायद सबसे पुराने पदार्थ होंगे. अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मूवीज देखी है, सीआईडी का शो देखा है, ठीक है, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत सुनने को मिलता है. आखिर ये है क्या? चलो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं. डीएनए तो हमने पढ़ा है, राइट? डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स. कि बच्चों जिस प्रकार किसी इंसान की उंगलियों के निशान एक ही होते हैं, एक ही इंसान, सबके अलग अलग होते हैं ना. So due to this, identify of any person can be established with the help of its available DNA. तो क्या होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए भी क्या होता है, एकमेव होता है. इसलिए किसी भी व्यक्ति के डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना बहुत ही आसान है. दिस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. It is mainly useful in forensic science. Identify of the criminal can be established with the help of any part of its body found at the site of crime. गुनाहगार गुनाह करके चला जाता है, चोरी करो, किसी का मर्डर खून किया है, तो उसको कैसे पकड़ती है पुलिस? ये फॉरेंसिक साइंस का हेल्प लेते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से बॉडी का अगर कोई भी यानी कि बाल गिरा है या फिर उसने कहीं पे अपने निशान छोड़े हैं, तो उसे पता चल जाता है डीएनए प्रिंटिंग से कि वो आखिर इंसान कौन है. सिमिलरली आइडेंटिफाई ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टेब्लिश. इस तरह से किस बच्चे के पिता की भी पहचान की जा सकती है. दिस रिसर्च इज परफॉर्म इन सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद. इसका ये सेंटर कहाँ पर है बच्चों? हैदराबाद में है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक. आगे पढ़ेंगे क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशन. ये सबसे बड़ा मुद्दा है, समुद्र में तेल रिसाव की स्वच्छता कैसे की जाए. If oil spillage occurs, it adversely affects the marine life. समुद्र में बहुत सारी मछलियां मरती है जब वहां पर तेल जो है समुद्र से जो यातायात की जाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेट्रोल, तेल अगर पानी में बहता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो इससे क्या होता है, मरीन लाइफ यानी कि बहुत सारे समुद्र के जीव है, वनस्पति, वो मर जाते हैं. सो इस पर कोई उपाय था क्या? पहले तो नहीं पढ़ा लेकिन अब तो पढ़ रहे हैं. नाउ क्लीनिंग द ओशन विदाउट एनी हार्म टू एनवायरमेंट इन चीपर वे हैज बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑयल डाइजेस्टिंग एंड फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया. सो बच्चों अब तीव्र गति से बढ़ने वाले तैलजन्य पदार्थों का पाचन करने वाले जीवाणु का उपयोग कर सबसे सस्ते और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समुद्र की स्वच्छता करना अभी पॉसिबल है. India born American citizen and scientist Dr. Anand Mohan Chakravarti had for the first time suggested the use of such microbes. जो जिनका भारत में जन्म हुआ, भारतीय वंश के परंतु अमेरिका का नागरिकत्व जिनके पास है, वो वैज्ञानिक आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने सबसे पहले ऐसे जीवाणुओं के उपयोग का सुझाव दिया. नेचुरली द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी गोज टू हिम. ठीक है, सो इसका क्रेडिट किनको जाता है? डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, इनको जाता है. इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. खेती, एग्रीकल्चर, कृषि विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें सबसे बड़ा हमने पॉइंट यहाँ पर एक ग्रीन रेवोल्यूशन, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, राइट? तो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर स्टार्टेड टू अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. 20वीं सदी के शुरुआत से ही पॉपुलेशन, जनसंख्या भस्मासुर का असर दिखाई देने लगा था. Almost all the countries, especially underdeveloped and developing countries, had been badly affected by the effects of
पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। कम मात्रा और निकृष्ट खाने का अन्न जो है, इनके कारण उसका चटका पूरा देश सह रहा था। इसमें मुख्य रूप से अविकसित और विकसनशील देश अधिक लपेटे में आ रहे थे। Various methods applied for harvesting maximum yield from minimum land are collectively called as green revolution. What is green revolution? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों जरूर। Green revolution means various methods applied for harvesting maximum yield from minimum land are collectively called as green revolution। यानी कि यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि कम खेत जमीन में अधिकाधिक मात्रा में फसलों का निर्माण करने की जो प्रोसेस है, इसको सामूहिक रूप से हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। Improvised dwarf varieties of wheat and rice, proper use of fertilizers and pesticides, and water management has led to the increased production of food grains, and thereby large population had been saved from hunger। भूखमरी की जो समस्या है बच्चों, गेहूं और धान की सुधारित छोटी प्रजाति, खाद और कीटनाशकों का अच्छे से जो उचित उपयोग है, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट यानी जल व्यवस्थापन, इन सभी बातों के कारण देखिए खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होकर अधिक जनसंख्या भूखमरी से बच गई। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यूएसए and Dr. M.S. Swaminathan India have valuable contribution in green revolution। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये देखिए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जो इंडिया के हैं और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के हैं। तो इन्होंने हरित क्रांति में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इन्होंने बहुत ही बड़ा और काफी मूल्यवान योगदान दिया है। These two names are related with green revolution, ये ध्यान में रखिएगा। Various research institutes and laboratories are engaged in development of new varieties of various crops through research। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग फसलों की नई नई प्रजाति के संशोधन के माध्यम निर्माण करने के लिए पूरे देश में अलग अलग संशोधन संस्था या फिर जो लैबोरेटरीज है वो काम कर रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है, और नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नागपुर में है, एंड अलाइड ब्रांचेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, नेशनल पोमीग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं। भारतीय कृषि संशोधन संस्था इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? IARI इसको कहते हैं, ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। नेशनल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, राष्ट्रीय संशोधन केंद्र जो है तो वो नागपुर में है। नींबू वर्गीय फलों के राष्ट्रीय संशोधन केंद्र उसको कहते हैं नागपुर, एंड अलाइड ब्रांचेस और उससे रिलेटेड विभिन्न शाखाएं वहां पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, नेशनल पोमीग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर, राष्ट्रीय अनार संशोधन संस्था, और ये जो है भारतीय विज्ञान संस्था। तो ऐसे अनेक संस्थाओं का समावेश जो कहाँ पर है? सोलापुर में। सो ऐसे अनेक संस्थाओं का समावेश है। सो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। विच न्यू स्पीसीज ऑफ द रीच हैव बीन डेवलप इन इंडिया। भारत में राइस, विच न्यू स्पीसीज ऑफ राइस हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में चावल धान की कौन कौन सी नई प्रजातियां खोजी जा चुकी है, और उसका आपको एक नोट्स बनाना है। आपको ऑनलाइन और एक इंफॉर्मेशन लेना है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड मेक द चार्ट अबाउट द वर्क ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड विद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं अलग अलग जो काम करती है, उनका काम क्या है उसकी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है, और उसके नोट्स बनाकर आपको अपने साइंस टीचर को शो करने हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन यहाँ पर है? सो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग, ये दो नाम नहीं भूलने हैं बच्चों, मैच द पेयर के लिए भी आ सकता है। दिस टू आर रिलेटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी यहाँ पर देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि इसको श्वेत क्रांति कहते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वर रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आप सबको पता है कि दूध उत्पादन में भारत का कुछ भाग सघन था, परंतु उससे मिलने वाले उत्पाद सभी जगहों पर उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। However, milk production were not sufficient to meet the needs of far-flung regions. So, Dr. Verghese Kurian proved through the cooperative movement and use of biotechnology that dairy cannot be allied, but it will be a mainstream business. तो यहाँ पर देखिए सहकार एवं जैव तकनीकी के माध्यम से दुग्धोत्पादन यह केवल जोड़ व्यवसाय ही नहीं परंतु एक स्वतंत्र व्यवसाय भी हो सकता है, यह डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दिखा दिया। He put the cooperative dairy movement of Anand Gujarat at all-time high status.
तो उन्होंने क्या किया, गुजरात के आनंद सहकारी दुग्धोत्पादन के इस आंदोलन को उन्होंने एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया. While achieving the self-sufficiency in dairy business, various experiments were performed for quality control, now newer dairy products and their preservation. दूध उत्पादन में स्वयं पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य दुग्धजन्य पदार्थों का उत्पादन और उनका प्रेजर्वेशन, उनका जतन, इस पर जैव तकनीक का पर्याप्त उपयोग कर उन्होंने नए नए प्रयोग किए. Why people from all over the world are again preferring the local wild varieties? आजकल विश्व भर में लोग फिर से हमारी देशी नस्लों को प्रमुखता क्यों दे रहे हैं? ये इसका आंसर आप ढूंढो. चलो ये आपके लिए होमवर्क है. ये हो गया व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि इसको श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति. ये किससे रिलेटेड है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन. मैच द पेयर के लिए क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट पेयर तो मैंने बता दिया. ग्रीन रेवोल्यूशन से दोनों में से किसी का भी नाम आ सकता है. एक तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आ सकता है या फिर नॉर्मन बोरलॉग, या फिर दोनों का नाम भी आ सकता है. तो ये दिस टू पीपल आर रिलेटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग. और जो ये व्हाइट रेवोल्यूशन है, दिस इज रिलेटेड विथ डॉक्टर वर्गीस कुरियन. ये दो चीजें ध्यान में रखिए, नोट्स भी बनाओ. अभी हम देखेंगे ब्लू रेवोल्यूशन, यानी कि इसको बोलते हैं नील क्रांति. Production of various useful aquatic organisms with the help of water is called as blue revolution. What is blue revolution? नील क्रांति अर्थात पानी का उपयोग करके उपयोगी सजीवों का निर्माण करना, इसको क्या कहते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन. फार्म पॉन्ड्स एंड द फिशेस आर वेरी कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज. पूर्व एशियाई देशों में खेत तालाब और उसमें बढ़ने वाली मछलियां काफी मात्रा में आपको दिखती है. However, people are not only thinking of cultivating the fishes and streams, but other aquatic plants and animals too. परंतु सिर्फ मछलियां, झींगे आदि तक ही सीमित रहकर अन्य प्राणियों और वनस्पतियों का भी विचार यहाँ पर हो रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिए, हैज वो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय एनकरेजिंग द पीपल ऑफ पिस्कल्चर बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम नील क्रांति मिशन 2016, यानी कि इसको NKM 16 कहा है. 50% to 100% सब्सिडीज आर ऑफर्ड इन दिस केस. बच्चों, भारत सरकार ने नील क्रांति मिशन 2016 NKM 16 नील क्रांति मिशन 2016 ये कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय को अधिक प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने की जो संकल्प किया है, इसके लिए उन्होंने 50 से लेकर 100%, 50 से लेकर 100% तक उन्होंने सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं लोग. ये जो योजना है इसके अंतर्गत. मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरीज पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल. देखिए, समुद्र के खारे पानी में तथा खेत के तालाब के मीठे पानी में भी बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्य खेती पॉसिबल है. फ्रेश वाटर फिशेस लाइक रोहू, काटला एंड अदर फिशरी प्रोडक्ट्स लाइक श्रिम्प एंड लॉबस्टर्स आर बीइंग कल्चर्ड ऑन लार्ज स्केल. तो रोहू, कटला जैसे मीठे पानी में रहने वाली मछलियां तथा झींगे जैसे खारे पानी के उत्पादनों का बड़ा पैमाने पर यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है. लॉबस्टर है, श्रिम्प तो पता ही होगा ना. चलिए, अगर पता नहीं है तो दिखा देती हूँ. प्रॉन्स, देखिए ये है मत्स्य व्यवसाय, इसकी कल्चर, और ये है मिल्क प्रोसेसिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ये व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है और ये है ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड. ओके, सो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों, कि अगर ब्लू रेवोल्यूशन के लिए कोई मैच द पेयर आ सकता है, सो नील क्रांति मिशन 2016 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है. और व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग. ये तीन जो पेयर है ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में 100% आएगा. एक तो पेयर आएगा ही. फर्टिलाइजर्स यानी क्या? फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद. ठीक है. 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर. खेती व्यवसाय में 2 प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है. वन ऑफ दोज इज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड अदर्स आर केमिकल फर्टिलाइजर. एक तो होता है ऑर्गेनिक यानी जैविक, और दूसरा होता है रासायनिक. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंप्रूव्स विद सॉइल कंजर्वेशन ड्यू टू यूज ऑफ मैन्योर्स. क्या होता है? जैविक खादों के उपयोग से भू संवर्धन होकर जमीन की पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है. अपर लेयर ऑफ द सॉइल इसेंशियल इन एग्रीकल्चर इज फॉर्म ड्यू टू ह्यूमस फॉर्मेशन. देखिए, मृदा का जैविक अंश जो होता है ह्यूमस, इसके निर्माण से भूमि के ऊपरी स्तर का निर्माण होता है. वेरियस इसेंशियल एलिमेंट्स लाइक NPK कैन बी अवेलेबल टू क्रॉप ड्यू टू अर्थवर्म्स एंड फंगी इन सॉइल लेस फार्मिंग. यहाँ पर देखिएगा कि केंचुए फफूंदी के कारण जमीन से आने का आवश्यक घटक NPK, नाइट्रोजन फॉस्फेट जो है,
और जो कार्बन का फसलों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। Hydroponic liquid chemical fertilizers are used. However, there are more harmful effects of liberal use of chemical fertilizers. It includes decrease in fertility of soil. मिट्टी विरहित खेती हाइड्रोपोनिक्स में विलेय खादों का उपयोग करना उचित है, परंतु रासायनिक खादों का अगर अनिर्बंध इस्तेमाल से हानि अधिक है। इस मुद्दे को मुख्यतः भूमि अनुपजा, इससे क्या होता है? इट इंक्लूड डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, भूमि अनुपजाऊ होती है, वापस से वहां पर कोई उत्पाद ही आप नहीं ले सकते रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनसे। और एक चीज यहाँ पर दी है, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि कीटनाशक। इंसेक्ट्स यानी कि क्या? कीटक, और पेस्टिसाइड्स यानी कि नाशक, सो कीटनाशक। Though the natural immunity of plants can prevent the infections, use of insecticides is not under control. देखिए आजकल जैविक खेती और जैविक उत्पाद जो है, वनस्पतियों एवं फसलों की जो प्राकृतिक रोग प्रतिकारक क्षमता है, इसके कारण रोगों के प्रभाव को नष्ट कर सकती है, पर कीटनाशकों के उपयोग पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। Irrespective of the natural friends of farmers like frogs and insectivorous birds, pesticides are used on large scale for increase in yield. लेकिन क्या होता है, मेंढक, कीटभक्षी पक्षी जैसे किसानों के मित्र कीटों की संख्या पर नियंत्रण रखते हैं, फिर भी फसलों के उत्पाद में वृद्धि के लिए कीटनाशकों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। पेस्टिसाइड्स आर इन फैक्ट अ टाइप ऑफ पॉइजन, ये क्या रहता है? एक टाइप ऑफ कीटनाशक, एक प्रकार का जहर है। दिस पॉइजन एंटर द फूड वेब थ्रू वाटर एंड फूड एंड इट्स बायोमैग्निफिकेशन ऑक्योर्स। यह जहर पानी और खाद्यान्न के द्वारा भोजन जाल में फैलता है, फूड वेब में वो फैल जाता है, और इससे क्या होता है? फूड वेब में फैल जाने से जो जैविक विषय वृद्धि यानी बायोमैग्निफिकेशन ऑक्योर्स, यानी कि जैविक विषय वृद्धि हो जाती है। सो वेरियस पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, उसके बाद मैलाथियन है, क्लोरोपाइरिफॉस एटसेट्रा हैव बीन प्रूव्ड टू बी डेंजरस। तो देखिए बच्चों कि कौन कौन से जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स कौन कौन से हार्मफुल है, दैट इज डीडीटी, मैलाथियन और क्लोरोपाइरिस जैसे यानी कीटनाशक घातक साबित हुए हैं। सो यहाँ पर दिए डीडीटी पाउडर का भी आपको इमेज दिया है, एंड यहाँ पर यूरिया है, ठीक है। यूरिया ये क्या हो गया? आपका फर्टिलाइजर हो गया बच्चों, ये फर्टिलाइजर है आपका, सॉरी, इससे 46% ऑफ नाइट्रोजन बढ़ जाता है। चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग देखते हैं, यानी कि जैविक खेती। Nowadays, organic farming and organic products have become buzzwords. आजकल जैविक खेती और जैविक उत्पाद माने पासवर्ड ही बन गए हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल एंड डिमांड फॉर देम इज एवर इंक्रीजिंग। और बहुत से स्थानों पर ये जैविक उत्पाद यानी कि जो ऑर्गेनिक फूड्स है, इनकी ये है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, डिमांड है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से स्थानों पर खेती करते समय हमारे यहाँ रासायनिक खादों और कीटनाशकों का निर्बंध उपयोग हुआ है। These poisonous chemicals reach the human body through food and water and their adverse harmful effects on human and environment became apparent. तो क्या होता है, खेती करते समय अगर रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग होता है तो विषैले रसायन भोजन और पानी के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचते हैं और इससे कई दुष्परिणाम मनुष्य और पर्यावरण पर दिखाई देते हैं। Various problems like soil fertility and pest infestation have become serious. भूमि की उपजाऊ क्षमता और फसलों में कीड़ के प्रादुर्भाव से जुड़ी ऐसे बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। So as to overcome those problems, farmers are opting for organic farming. So इस पर कहीं पे तो रोक रखे, इसके लिए मुख्य रूप से फार्मर जो है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड यूज ऑफ लोकल स्टर्डी वैरायटीज एंड देयरबाय मेंटेनिंग नेचुरल बैलेंस। डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम डिसीजन। तो मुख्य रूप से रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर पूर्ण तरह से यहाँ पर प्रतिबंध लगा के कसदार देशी नस्लों के उपयोग से प्राकृतिक समतोल रखकर पर्यावरण पूर्वक खेती की हुई दिखाई देती है और ये एक बहुत ही स्वागतशील कदम है। यहाँ पर देखिए वर्मी कल्चर यानी कि केंचुआ खाद, जो वर्म्स होते हैं, ये फ्रेंड्स बोलते हैं ना इनको किसानों के। एंड ऑयल केक एंड वर्मी कल्चर, ऑयल केक एंड वर्मी कल्चर यानी कि यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं खली। ये है एपीकल्चर यानी मधुमक्खी का पालन। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मधुमक्खी का पालन, यू मस्ट हैव सीन द बी हाइव।
आपने मधुमक्खियों के छत्ते तो देखे हैं। वर्स्ट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग और कलेक्टिंग द हनी फ्रॉम दिस hives is driving away the bees by smoking the hive with burning torch and then cutting the hive into pieces. सो बच्चों, ऐसे छत्तों को निकालने की बहुत सी गलत जो चीजें हैं, यानी कि मधुमक्खियों को जलती मशालों का धुआं करके भगाना, बाद में वो छत्ते को टुकड़े करना, ये बहुत ही बुरी बात है। दिस मेथड कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइव एंड लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज। इससे क्या होता है, एक तो छत्ते नष्ट हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में मधुमक्खियां भी मर जाती हैं। However, it is easy to collect the honey without destroying the hive and bees if artificial bee boxes are used. अगर आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस, मधुमक्खियों के आर्टिफिशियल कृत्रिम छत्ते अगर हम उपयोग में लाएंगे तो ये जो है ये हानि टल सकती है, और इसी को कहते हैं एपीकल्चर। इस तरह से आप गूगल पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा इसके डिटेल्स पूरे। तो इससे क्या होता है, मधुमक्खियां भी नहीं मरती और हमको शहद भी मिल जाता है। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। बच्चों अभी देखिए कि कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन तो सबको पता है, यानी क्या, औषधि। अभी ये जो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, इसमें इंडिया हैज बीन गिफ्टेड विद अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, देखिए कि भारत में इंडिया हैज गिफ्टेड विद अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, जो आपको ये चीज से हमें प्राउड फील होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमने जो पूरा टॉपिक पढ़ा यहाँ पर, इसका ये लास्ट वाला पार्ट है कि इंडिया हैज बीन गिफ्टेड विद अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। भारत को जैव विविधता का बड़ा वरदान प्राप्त है। औषधि वनस्पतियों का जो रोपण है ये हम पढ़ रहे हैं। इंडियन सिटीजन्स हैव एस्टैब्लिश्ड द हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द नेचर। इन सब का उपयोग करते हुए भारतीय व्यक्ति प्रकृति के साथ अच्छे संबंध जुड़े हुए हैं। वी हैव अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदा दैट कर्स द डिजीजेस विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सोर्सेस। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रोग मुक्त संभव करने वाली आयुर्वेद की बहुत बड़ी विरासत इंडिया में हमको प्राप्त हुई है। यहाँ पर देखिए ये जो है अधातोड़ा वासिका, इसको अडुल्सा कहते हैं, एंड अजार्डिस्टा इंडिका यानी कि नीम और जो अडुल्सा है, ये जो है आयुर्वेदिक वनस्पतियां हैं। ट्राई दिस, आपको क्या करना है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ बालगुट्टी, यानी कि बालगुटी नामक एक पैकेट मिलता है आयुर्वेदिक, फ्रॉम आयुर्वेदा शॉप। लर्न द इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच कंपोनेंट, उसमें क्या क्या मिक्सअप है ये देखो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस अदर मेडिसिन एंड प्रिपेयर द चार्ट। आपको एक चार्ट बनना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक यूज दिया है, लोकल नेम ऑफ प्लांट, वनस्पति का स्थानिक नाम अडुल्सा। नेम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें क्या है, इसमें है वैस्किन प्रेजेंट द लीव्स, यानी कि पत्तियों में पाया जाने वाला वैसिसिन। और यूजेस इसके क्या है, खांसी पर इसका उपयोग होता है। तो इसी तरह से बाकी की भी चीजों के, यानी कि नीम का उपयोग क्या है और जो भी है उससे एक चार्ट बनाओ आप अच्छा सा। ड्यूरिंग अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट्स वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी देखिएगा कि जंगल से ये मेडिसिनल प्लांट जो है इनको इकट्ठा किया जाता था। However, due to depletion in forest area, medicinal plants are becoming rare. Hence, medicinal plants are being cultivated. अब जंगलों की संख्या तो कम हो रही है, तो इसका परिणाम क्या हो गया, औषधि वनस्पतियां भी दुर्लभ हो रही है। इसलिए वनस्पतियां जो है, महत्वपूर्ण औषधि वनस्पतियों का अभी कल्टीवेशन जो है ये प्रोसेस चल रहा है। मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस, आपको क्या करना है, विच फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यू ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग, व्हाट इज देयर इफेक्ट, यानी कि फलों के ऊपर उत्पादन करने वाली कौन सी फ्रूट इंडस्ट्री आपके आसपास है, फल प्रक्रिया उद्योग, और उनका आसपास के जनजीवन पर क्या परिणाम है, ये आपको लिखना है। अभी हम पढ़ेंगे डायग्राम नंबर 8.14, मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट यानी आम प्रक्रिया उद्योग। ये है फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग यानी क्या, फल प्रक्रिया उद्योग। वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट्स। फलों से निर्मित कई प्रकार के उत्पाद हम हर दिन खाते हैं। ऑल आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट, जूसेस, जैम्स एंड जेलीज। ऑल दिस प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग ऑन फ्रूट्स। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये फ्रूट पर प्रोसेसिंग, फलों पर प्रक्रिया करके बनाए जाते हैं। फ्रूट्स आर पेरिशेबल एग्रो प्रोड्यूस। यहाँ पर देखिए कि फल वैसे तो नाशवान खेती उत्पाद है। इट नीड्स द प्रोसेसिंग इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। वह साल भर उपयोगी हो ऐसी विभिन्न प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्लूड्स वेरियस मेथड्स रेंजिंग फ्रॉम स्टोरेज इन कोल्ड स्टोरेज टू ड्राइंग, साल्टिंग, एयर टाइट पैकेजिंग, प्रिपेयरिंग मुरब्बा, एवापोरेटिंग एटसेट्रा। शीतगृह जैसी कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं हैं, इससे लेकर ड्राइंग यानी क्या मतलब सुखाना, सॉल्टिंग यानी कि नमक लगा के रखना, एयर टाइट पैकेजिंग है, नमक या फिर शक्कर मिलाना, हवा बंद करना, प्रिपेयरिंग मुरब्बा, मुरब्बा भी बनाते हैं फलों से, राइट। ये
मैंगो से। सो ऐसी विभिन्न प्रक्रियाएं फल टिकाने के लिए की जाती है। सो बच्चों, आज का ये लेक्चर थोड़ा लेंथी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा। लेसन नंबर 7 के बाद 8 आप जरूर पढ़िएगा। 7 और 8 का बहुत कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।